जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम जोगी कथामृत बुक का चैप्टर 21 का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। हमारी कश्मीर यात्रा। अब तुम यात्रा करने के योग्य स्वस्थ हो गए हो। मैं भी तुम्हारे साथ कश्मीर चलूंगा। श्री युक्तेश्वर जी ने एशियाटिक कॉलरा से मेरे ठीक हो जाने के 2 दिन बाद मुझसे कहा। उसी दिन शाम को 6 लोगों का हमारा दल उत्तर की ओर जाने के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। हमारा पहला पड़ाव शिमला में हुआ, जो हिमालय के पहाड़ों के सिंहासन पर विराजमान रानी सदृश शहर है। भव्य दृश्यों का आनंद लेते हुए हम ढलानयुक्त सड़कों पर घूमे। विलायती स्ट्रॉबेरी ले लो। एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते स्थान में लगे खुले बाजार में बैठी एक वृद्धा चिल्ला रही थी। छोटे छोटे लाल लाल अपरिचित फलों को देखकर गुरुदेव का कौतूहल जागा। उन्होंने एक बड़ी टोकरी पर फल खरीद लिए और पास ही खड़े कन्हई और मुझे खाने को दिए। मैंने एक फल खाकर देखा पर तुरंत ही उसे थूक दिया। कितना खट्टा है ये गुरुदेव। मुझे स्ट्रॉबेरी कभी अच्छी नहीं लग सकती। मेरे गुरु हंसने लगे। अमेरिका में तुम्हें ये खूब अच्छी लगेगी। वहाँ एक रात्रि भोज में जिसके घर तुम उस दिन खाना खा रहे होगे, उस घर की गृहिणी तुम्हें मलाई और शक्कर के साथ स्ट्रॉबेरी देगी। जब वह कांटे से स्ट्रॉबेरियों को कुचल कर तुम्हें देगी, तब तुम उन्हें खाकर देखोगे और कहोगे, कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी। तब तुम्हें शिमला में आज का यह दिन याद आएगा। श्री युक्तेश्वर जी की यह भविष्यवाणी मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई थी, परंतु कई वर्षों बाद मेरे अमेरिका जाने के शीघ्र ही पश्चात फिर याद आ गई। मैसाचुसेट्स प्रांत के वेस्ट सोमरविल नगर में श्रीमती एलिस टी हैसी योग माता के घर में एक रात्रि भोज पर मैं निमंत्रित था। भोजन के अंत में जब स्ट्रॉबेरी टेबल पर लाकर रखी गई, तो हैसे श्रीमती हैसे ने एक कांटा उठाकर उसे मेरे सामने रखी गई स्ट्रॉबेरियों को अच्छी तरह कुचल दिया और उसमें मलाई एवं शक्कर डाल दी। यह फल कुछ अधिक ही खट्टा होता है। मुझे लगता है आपको इसे इस तरह खाना पसंद आएगा, उन्होंने कहा। मैंने थोड़ा सा उठाकर मुंह में डाला। कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी, मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। उसी क्षण स्मृति की अथाह गुफा से शिमला में की गई मेरे गुरुदेव की भविष्यवाणी मानस पटल पर उभर आई। यह ध्यान में आते ही मैं नितांत आदर और विस्मय से विभोर हो उठा कि बहुत पहले ही उनके ईश्वर लीन मन ने भविष्य के ईथर में विचरण करने वाले प्राण दिए घटनाक्रम को देख लिया था। हम लोग शीघ्र ही शिमला छोड़कर रावलपिंडी जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। वहां से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक की 7 दिन की यात्रा के लिए हमने 2 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक बड़ी बग्गी किराए पर ली, जो चारों ओर से बंद थी और उस पर छत भी थी। हमारी इस उत्तर की ओर यात्रा में दूसरे दिन से हिमालय की सच्ची विस्तीर्णता दृष्टिगोचर होने लगी। जैसे जैसे हमारी बग्गी के लोहे के पहिए गर्म पथरीले मार्गों पर घड़ घड़ करते आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे पर्वत शोभा के बदलते सुंदर दृश्यों को देखकर हम मुग्ध हो रहे थे। गुरुदेव, आरडी ने कहा, आपकी पवित्र संगत में इन वैभवशाली दृश्यों का बहुत आनंद आ रहा है। आरडी के मुंह से सराहना के ये उद्गार मुझे बड़े सुखद लगे, क्योंकि इस यात्रा में मैं संयोजक की भूमिका निभा रहा था। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे मन के भाव को पढ़ लिया और मेरी ओर मुड़कर फुसफुसाते स्वर में बोले, मिथ्या आत्मप्रशंसा मत करो। आरडी की इन दृश्यों से उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना सिगरेट पीने के लिए पर्याप्त समय तक हमसे दूर हो सकने की संभावना से आ रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, इन अप्रिय शब्दों से अब कृपया रंग में भंग मत डालिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि आरडी सिगरेट पीने के लिए बेचैन हो रहा है।
पर गुरुदेव कभी ऐसी बातों से दबते नहीं थे, अतः मैंने आशंका से उनकी ओर देखा। ठीक है, मैं आरडी को कुछ नहीं कहूंगा, गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, परंतु तुम शीघ्र ही देखोगे कि जैसे ही बग्घी रुकेगी वैसे उस अवसर का लाभ उठाने के लिए कितना तत्पर होगा। बग्घी एक छोटी सराय पर पहुंच गई। घोड़ों को घोड़ों की घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ही जाया घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ही ले जाया जा रहा था कि आरडी ने पूछा, गुरुदेव, जरा ताजी हवा खाने के लिए मैं थोड़ी देर बाहर कोचवान के साथ बैठूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? श्री युक्तेश्वर जी ने अनुमति दे दी, पर मुझसे कहा, उसे ताजा धुआं चाहिए, ताजा हवा नहीं। बग्घी फिर धूल भरी सड़क पर आवाज करते हुए चलने लगी। गुरुदेव की आंखों में हंसी की चमक आ गई थी। मुझसे उन्होंने कहा, बग्घी के दरवाजे से जरा अपनी गर्दन बाहर निकालो और देखो आरडी कैसी हवा खा रहा है। मैंने गर्दन बाहर निकाली और यह देखकर स्तंभित रह गया कि आरडी मुंह से सिगरेट के धुएं के छल्ले छोड़ रहा है। मैंने अपनी हार मानकर गुरुदेव की ओर देखा। हमेशा की तरह आप ही की बात सच निकली गुरुदेव। आरडी प्रकृति के दृश्यों के साथ साथ सिगरेट का भी मजा ले रहा है। मैंने अनुमान लगाया कि आरडी को कोचवान से सिगरेट मिली होगी, क्योंकि इतना तो मैं जानता था कि उसने कोलकाता से कोई भी सिगरेट साथ नहीं ली थी। नदियों, घाटियों, कगार और बैठी बड़ी बड़ी शिलाओं और अनेकानेक पर्वतमालाओं के मनोरम दृश्यों का आनंद उठाते हुए हम घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। हर रात को हम किसी ग्रामीण सराय में ठहरकर अपना खाना बनाते। श्री युक्तेश्वर जी मेरे पत्ते का विशेष ध्यान रखते और प्रत्येक भोजन में नींबू का रस अवश्य दिलाते। मुझ में अभी भी कमजोरी थी, पर प्रतिदिन उसमें सुधार हो रहा था। हालांकि गड़गड़ाहट करते चलने वाली यह बग्घी उसमें बैठने वालों को सभी ओर से तकलीफ देने का विशेष ध्यान रखकर ही बनाई गई थी। जैसे जैसे हम मध्य कश्मीर के निकट पहुंचने लगे, हमारे हृदयों में आनंद दशाएं उमड़ने लगी। कश्मीर कमल पुष्पों से भरे सरोवरों की, तैरते उद्यानों की, सुसज्जित शिकारों की, बहुसेतु शोभित झेलम नदी की, पुष्पों से युक्त हरियाली की स्वर्ग भूमि, और उस पर यह चारों ओर से हिमालय ऐसे घिरा हुआ। श्रीनगर पहुंचने के हमारे मार्ग पर दोनों ओर ऊंचे ऊंचे स्वागत करते वृक्ष खड़े थे, जहां से ये सुंदर पहाड़ नजर आते थे। ऐसी एक दुमजिली ये धर्मशाला में हमने कमरे लिए। वहां नल नल वगैरह वगैरह नहीं थे। हम पास के एक कुएं से पानी निकाल कर लाते थे। वहां ग्रीष्म ऋतु अत्यंत सुखद थी। दिन में साधारण गर्मी और रात में हल्की सी ठंड। हम लोग श्रीनगर में शंकराचार्य के प्राचीन मंदिर में दर्शनार्थ गए। पर्वत शिखर पर स्थित दूर से ही स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ते ही मैं एक परमानंद में अवस्था में चला गया। उस अवस्था में एक सुदूर देश में एक पहाड़ी के शिखर पर एक भवन दिखाई देने लगा। शंकराचार्य का भव्य मंदिर उस भवन में परिवर्तित हो गया, जहां मैंने कई वर्षों बाद अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मुख्य आश्रम की स्थापना की। जब मैं पहली बार कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस गया और वहां माउंट वॉशिंगटन के शिखर पर स्थित वह विशाल भवन देखा, तो तुरंत उसे वर्षों पहले कश्मीर और अन्यत्र अपने अंतर में देखे दृश्यों के भवन के रूप में पहचान लिया। कुछ दिन श्रीनगर में बिताने के बाद हम लोग 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग पुष्प युक्त पर्वतीय मार्ग गए। वहां मैंने जीवन में पहली बार बड़े घोड़े की सवारी की। राजेंद्र एक ऐसे टट्टू पर सवार हुआ जो तेज दौड़ने के लिए अति उत्सुक था। हम लोग खिलनमर्ग जाने के लिए निकल पड़े। रास्ता एकदम सीधी चढ़ाई का था और घने जंगल में से जाता था, जो छाते नुमा वृक्षों से आच्छादित था। कोहरे से ढकी पगडंडियां प्राय दिखाई नहीं पड़ती थी, परंतु इस सब के बावजूद राजेंद्र के टट्टू ने मेरे बड़े घोड़े को एक पल के लिए भी विश्राम नहीं लेने दिया।
यहाँ तक कि खतरनाक मोड़ों पर भी नहीं। प्रतिस्पर्धा के आनंद के अतिरिक्त अन्य सब बातों से बेखबर राजेंद्र का टट्टू अथक रूप से पीछे पीछे आता ही रहा। यह स्पर्धा कष्टकर तो थी, पर इसके बाद जो विस्मयकारी दृश्य देखने को मिला, उससे यह सारा कष्ट सार्थक हो गया। इस जीवन में पहली बार मैंने चतुर्दिक दृष्टि घुमाकर सब तरफ केवल हिमालय के हिम शिखरों की देखा। पर्वत शिखरों की मालाओं पर मालाएं, जो ध्रुव प्रदेश के विशालकाय सफेद ऋचों की आकृति के समान दिख रही थी। मेरी आंखें सूर्य किरणोज्ज्वल नीले आकाश की पृष्ठभूमि में अनंत फैले बर्फीले पहाड़ों के विस्तार की शोभा का परम हर्ष से पान कर रही थी। मैं अपने युवा साथियों के साथ चमकती श्वेत ढलानों पर इधर से उधर खूब मजे के साथ लौटता रहा। हम सब ने ओवरकोट पहन रखे थे। नीचे वापस लौटते समय हमने दूर पीले ले फलों का जैसे एक विशाल कालीन देखा, जिससे विवर्ण पहाड़ियों का पूरा रूप ही बदल गया था। इसके बाद हम बादशाह जहांगीर के विलास उद्यान शालीमार और निशात बाग देखने गए। निशात बाग का प्राचीन राजमहल एक प्राकृतिक जल प्रपात के ही ऊपर बना है। पर्वतों से अत्यंत वेग के साथ नीचे गिरते जल प्रवाह को अत्यंत कौशलपूर्ण यंत्र योजना के द्वारा नियंत्रित कर कहीं तो विविध विविध रंगी समतल चट्टानों पर से बहाया गया है, तो कहीं सुंदर सुंदर रंग बिरंगी वाक वा, पुष्प पुष्पका पुष्प क्यारियों के बीच फव्वारों के रूप में निकाला गया है। यह प्रभाधारा राजमहल के अनेक कमरों में से भी बहती है और अंत में धरती पर उतरते समय किसी आकाश गामिनी परी के समान नीचे स्थित झील में उतरती है। इन विशाल उद्यानों में रंगों का जैसे उत्सव है। गुलाब, चमेली, लिली, स्नैपड्रैगन, पैंसी, लेवेंडर, पॉपी, चिनार, सरों और चेरी की सुडौल पंक्तियों से पन्ने सा एक हरा वृत्त बन गया था, जिसके पार हिमालय की उच्च ध्वल श्रृंखला आकाश को छू रही थी। तथा कथित कश्मीरी अंगूर कोलकाता में मुश्किल से ही मिल सकने वाला और महंगा परंतु अत्यंत स्वादिष्ट फल माना जाता है। राजेंद्र रास्ते भर कश्मीर में भरपेट अंगूर खाने की चर्चा करता आ रहा था, परंतु कश्मीर में अंगूर का कोई बड़ा बाग देखने में न आने से और घोर निराशा हुई। उसकी निराधार अपेक्षा के लिए मैं उसे यदाकदा चिढ़ाया करता। ओ, मेरा पेट अंगूर से इतना भर गया है कि मुझसे चला नहीं जाता। मैं कहता, इन अदृश्य अंगूरों की मेरे पेट में मद्दे भी बन रही है। बाद में हमने सुना कि मीठे अंगूर कश्मीर के पश्चिम में काबुल में होते हैं। हम पिस्ता पिस्ता मिश्रित रबड़ी की आइसक्रीम पर ही तसल्ली कर लेते। लाल कशी कशीदाकारी किए हुए छत्र वाले शिकारों में बैठकर हम पानी में मकड़ी जाल के समान लगने वाले अनेकानेक नहरों के जाल से बने डल सरोवर में अनेक बार घूमे। यहाँ लट्ठों और मिट्टी की सहायता से बने अनेक तैरते उद्यान दिखाई देते हैं। वस्तुतः प्रथम दृष्टि से दूर दूर तक फैले हुए पानी के बीच साग सब्जियों और तरबूजों की फसल का दृश्य ही इतना विसंगत लगता है कि कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहता। भूमि से बंधे रहना पसंद ना करने के कारण किसान अपने चौरस खेत को उस बहुशाखा प्रशाखा युक्त झील में नाव से रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह खींच कर ले जाते हुए कभी कभी दिखाई देते हैं। इस सीढ़ीदार गट्टी में पृथ्वी के हर प्रकार के सौंदर्य का सार दृष्टिगोचर होता है। कश्मीर रूपी सुंदरी के पर्वतों का मुकुट पहना है, गले में झीलों की माला और पावों में पुष्प पादुकाएं पहने हैं। बाद के वर्षों में अनेक देशों की यात्रा करने के बाद मैं समझ गया कि कश्मीर को संसार का सर्वाधिक सुंदर प्रदेश क्यों कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के ऑल्प्स पर्वत, स्कॉटलैंड की लॉज,
लोमंड झील तथा इंग्लैंड की अति सुंदर झीलों की कुछ झांकियां यहाँ मिल जाती हैं। कश्मीर की यात्रा पर आए अमेरिकी यात्रियों को यहाँ अलास्का के अक्लूषित उबड़ खाबड़ सौंदर्य की और डेनवर के पास स्थित पाइक्स पीक की याद दिलाने वाला बहुत कुछ मिल जाएगा। प्राकृतिक सौंदर्य स्पर्धा में पहला पुरस्कार मैं या तो मैं मेक्सिको के जो कि मिल्कों के शानदार दृश्य को दूंगा, जहां आकाश, पर्वत और पॉपुलर वृक्ष पानी की असंख्य धाराओं में अटखेलियां करती मछलियों के बीच प्रतिबिंबित होते हैं, या फिर कश्मीर की झीलों को दूंगा, जो हिमालय के कठोर पहरे में सुरक्षित सुंदरियों के समान लगती है। ये दो स्थान मेरी स्मृति में प्रवृत्ति पर सबसे सुंदर स्थलों के रूप में उभर आते हैं। फिर भी जब मैंने येलोस्टोन नेशनल पार्क, कोलोराडो के ग्रैंड कैनियन और अलास्का का सौंदर्य देखा, तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया। येलोस्टोन पार्क पृथ्वी पर शायद एकमेव प्रदेश है जहाँ घड़ी की सी नियमितता से गर्म जल के फव्वारे फूटकर हवा में ऊंचे उठते रहते हैं। इस ज्वालामुखी क्षेत्र में प्रकृति ने आज भी आरंभिक सृष्टि का नमूना रख छोड़ा है। गंधका में गर्म जल के झरने, दूधिया और इंद्रनील वर्ण के जलाशय, उग्र गर्म फव्वारे, मुक्त रूप से विचरण करते भालू, भेड़िए, जंगली भैंसे और अनेक प्रकार के अन्य जंगली पशु। वायोमिंग से बुदबुदाते गरम कीचड़ के डेविल्स पेंट पोर्ट की ओर कार से जाते समय रास्ते के किनारों पर कल कल निनाद करते झरने, गर्म जल के फव्वारे और बाष्पे फुआरे देखकर मेरे मन में यह विचार अवश्य आया कि येलोस्टोन को एक मेवा द्वितीयता के लिए विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। कैलिफोर्निया के योसेमिटी पार्क में अत्यंत पुराने उतुंग स्वाइया देवदार जाति के अति ऊंचे बढ़ने वाले पेड़, जो आकाश में दूर तक उठे भीमकाय स्तंभों की भांति दिखते हैं, दिव्य कौशल से निर्मित हरे प्राकृतिक मंदिर हैं। यूं तो पौर्वात्य देशों में भी अनेक सुंदर सुंदर जल प्राप्त है, परंतु इनमें से एक भी न्यूयॉर्क राज्य में कनाडा की सीमा पर स्थित नियाग्रा जल प्राप्त के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता। कैन केंटकी की अति विशालकाय मैमथ गुफा और न्यू मैक्सिको में भूमिगत स्थित अत्यंत विशाल गुफा कॉल्सबार्ड कैनवर्स तो विचित्रताओं से भरपूर परिदेश ही है। इन गुफाओं की छतों से लटकते बर्फ के किनारों के समान दिखते पत्थर से सुओं का प्रतिबिंब नीचे भूगर्भस्थ जल में पड़ता है। यह दृश्य परलोकों की मानव की कल्पना की झांकी प्रस्तुत करता है। अपने सौंदर्य के लिए जगत विख्यात कश्मीरियों में से अनेक लोग यूरोपियनों के समान ही गोरे हैं, और उनका नाक नक्श तथा शरीर का गठन भी उन्हीं के समान है। अनेक लोग नीली आंखों के भी हैं और सुनहरे बालों के भी। पाश्चात्य पोशाक में ये लोग ठेठ अमेरिकनों की तरह दिखते हैं। हिमालय की ठंड उनका सूर्य के उताप से बचाव करती है, और इस प्रकार उनके गौरव वर्ण की रक्षा करती है। भारत में हम जैसे जैसे दक्षिण दिशा में उष्ण कटिबंध की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे लोगों का रंग अधिक काला दिखाई देने लगता है। कश्मीर में कुछ सप्ताह सुखपूर्वक बिताने के पश्चात मुझे बंगाल लौटने की तैयारी करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि श्री रामपुर कॉलेज का नया सत्र आरंभ होने वाला था। श्री युक्तेश्वर जी, कन्हई और आरडी कुछ दिन और श्रीनगर में रुकने वाले थे। वहां से मेरे प्रस्थान से कुछ समय पहले गुरुदेव ने संकेत दिया कि कश्मीर में उनका शरीर अस्वस्थ होने वाला है। गुरुदेव, परंतु आप तो पूर्णतः स्वस्थ लग रहे हैं, मैंने कहा। ऐसी भी संभावना है कि मैं इस संसार से ही उठ जाऊं, गुरुजी।
उनके चरणों में गिरकर मैं भी गिड़गिड़ाने लगा। कृपा करके वचन दीजिए कि आप भी त्याग नहीं करेंगे। मैं अभी आपके बिना चल सकने के लिए तैयार नहीं हूँ। श्री युक्तेश्वर जी चुप रहे, परंतु मेरी ओर देखकर इतनी अनुकंपा के साथ मुस्कुराए कि मैं आश्वस्त हो गया। अनिच्छा पूर्वक ही मैं वहां से चल पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 1 समाप्त होता है। कल हम इसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।